अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में। इसको कहते हैं बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बेसिकली मूड डिसऑर्डर है। इसके अंदर हमारा मूड इरेगुलर होता है, मूड इरिटेबिलिटी ज़्यादा कॉमन होती है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम नॉर्मल बंदे की बात करें, एक नॉर्मल बंदा अगर इस स्पीड से चल रहा है तो इन बायपोलर डिसऑर्डर को अपर पोल को और लोअर पोल को हिट करेगा। अपर पोल क्या है? अपर पोल को वो ये नॉर्मल बंदा है और अपर पोल ये है। अपर पोल में उसका मूड इलेट होता है, जिसे हम इन साइकोलॉजिकल टर्म्स मेनिक फेज कहते हैं। ठीक है, मेनिक फेज में होता क्या है? वो ज़्यादा बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा इरेलेवेंट टॉक करता है, खाता ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा करता है और ओवर फेमिलियरिटी यानी वाकफियत ज़्यादा बनाने की कोशिश करता है। अनजान लोगों से बात करता है और जिनसे पहली दफ़ा भी मिलता है उनसे भी इस तरह मिलता है जैसे बहुत देर से वो उनको जानता हो, लेकिन उसके अंदर उन्हें नींद नहीं आती। जब वो मेनिक फेज में होता है यानी इलेटेड मूड में होता है, उन्हें नींद नहीं आती है। इसको हम अपर पोल भी कहते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जब वो डिप्रेस्ड फेज में होता है यानी लोअर पोल को हिट कर रहा होता है तो उसका मूड डिप्रेस्ड होता है, वो कम खाता है, कम बोलता है, वो उदासी मायूसी फेज में चला जाता है। और हम इसको बायपोलर डायग्नोज कब करेंगे? जब एक डिप्रेसिव सिम्टम, एक डिप्रेसिव एपिसोड आएगी जिसे हम कहते हैं, और एक मेनिक एपिसोड आएगी, तो फिर हम उसे बायपोलर 1 डायग्नोज करेंगे। और ये जो सिम्टम है मेनिक फेज का, ये 7 डेज के लिए कॉन्टिन्यू यानी 1 वीक ड्यूरेशन के लिए कॉन्टिन्यू होता है, तो फिर हम इसको डायग्नोसिस देते हैं। अच्छा, आपने बात तो कर ली कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होती हैं और क्या क्या चीज़ें कम होती हैं। अब मैं इसके मैनेजमेंट पे जाने से पहले मैं बात करती हूँ एमएससी की, यानी वो क्लाइंट्स, वो सर्विस सीकर्स, उन जिनको बायपोलर 1 है, हम उनकी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। 2 फेजेस होते हैं, एक होता है करंटली मेनिक फेज, एक होता है करंटली डिप्रेसिव फेज। जब वो मेनिक फेज में आता है हमारे पास तो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं उनके अपीयरेंस में, उनके बिहेवियर में, उनकी स्पीच में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनकी अपीयरेंस में उन्होंने वाइब्रेट कलर्स पहने होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अकड़ के बैठे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर ग्रैंडियोसिटी ज़्यादा कॉमन होती है और वो हमसे ऐसे बात करते हैं, ओवर फेमिलियरिटी शो करती हैं जैसे वो हमें काफ़ी देर से जानते हैं, और उनके अंदर जो है ओवर वाकफियत हमसे बहुत पुरानी है, इस तरह से वो हमसे बात करते हैं। ठीक है, और वो कोऑपरेटिव भी ओवर कोऑपरेटिव होते हैं। उनके साथ रेपो बिल्डिंग में हमें मुश्किल नहीं आती, वो ऑलरेडी हमसे बहुत अच्छे से और इस तरह स्टार्ट से ही फेमिलियरिटी से बात करते हैं। उनकी स्पीच कैसी होती है? उनकी पिच जो है ना वो इंक्रीज होती है नॉर्मल बंदे से। और दूसरा ये कि वो ओवर टॉकेटिव होते हैं, वो बातें करते रहते हैं एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक की, दूसरी टॉपिक से तीसरी तक, एक रफ्त बन रही होती है जिसे हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी कहते हैं। अच्छा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं थॉट्स में। उनकी जो थॉट है ना वो एक सोच है तो उससे दूसरी तरफ जंप कर रहे होते हैं, एक सोच से दूसरी सोच की तरफ, जिसे हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर। उनका मूड बहुत इलेट होता है, उनके दिल में खुशी होती है। अगर हम उनसे पूछें कि आपके दिल में क्या है, वो कहेंगे खुशी है, और उन्हें वजह नहीं बतानी आ रही होती कि खुशी किस वजह से है, यानी बिला वजह उनका दिल खुश होता है। इस फेज में होते हैं। और परसेप्शन में उनके अंदर ग्रैंडियोसिटी होती है, इल्यूजन्स होते हैं। ओरिएंटेशन जो है ना वो उनकी बहुत अच्छी होती है। अगर हम उनसे पूछते हैं वो किस रास्ते से हैं, वो हमें बहुत डिटेल्ड बताएंगे, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ पानी पीने रुका, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ। उनकी ओरिएंटेशन बहुत अच्छी है क्योंकि वो आम बंदे से कुछ ज़्यादा स्पीड में चल रहे होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन भी बहुत अच्छी होती है। अटेंशन उनकी एब्सेंट होती है, वो हमारी बात हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है, ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है ताकि वो हमारी बात सुन सकें। और उनकी इंसाइट एब्सेंट होती है, तो अगर उनकी इंसाइट एब्सेंट है तो हम उन्हें फ़ौरन से एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो डिप्रेसिव फेज में हमारे पास आए यानी लोअर पोल को हिट कर रहे हो, तो उनके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं? ऑपोजिट होता है। वो बहुत डल होते हैं, उदास होते हैं, और वो अकड़ के नहीं बैठे होते, बहुत डल से बैठे होते हैं, मोड़े यूँ नीचे करके बैठे होते हैं, और वो लेस कोऑपरेटिव होते हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे होते, स्लो होते हैं, उनके अंदर पेसिमिस्टिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अच्छा, ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है बायपोलर 1 का। अब हम इनको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करने के लिए सबसे पहले साइक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक एजुकेशन हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं। वो अगर इस कंडीशन में नहीं है कि हमारी बात सुन रहे हैं तो हम उनकी फैमिली को, उनके सपोर्ट सिस्टम को साइक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। साइक एजुकेशन में क्या करेंगे? हम उनको बताएंगे कि कब कब ये ट्रिगर होता है, कब उनके मीनिंग फेज ट्रिगर होता है, कब उनका डिप्रेसिव फेज ट्रिगर होता है। यानी कि वो उनके जैसे कोई खुशी का मौका है, ठीक है, घर में कोई शादी है, ईद है, ऐसे मौके हैं, या गमी का मौका है, गली मोहल्लों में घर में कोई फोटकी हो गई है,
या मौसम बदल रहा है, जैसे कि मार्च में गर्मी होती है और स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर में सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो इन दो मौके में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और जब मौसम बहुत शदीद होता है, पीक पे गर्मी होती है, जैसे जून जुलाई और दिसंबर जनवरी बहुत पीक पे गर्मी मौसम होता है ना, तब भी ये ट्रिगर होते हैं। इस चीज़ की साइक एजुकेशन हमने उनके घर वालों को प्रोवाइड करनी है, ताकि वो इस ड्यूरेशन में ना इन्हें पहले से मेडिकेशन प्रोवाइड कर दें और चीज़ें वर्सन ना हो। और अगर इसमें एक और चीज़ है, अगर तो हम 3 से 6 महीने उन्हें कॉन्टीन्यूसली मेडिकेशन प्रोवाइड करके, जब जैसे जैसे ये ट्रिगर हो या फिर ये चीज़ें आएँ, उनका मूड इलेट हो या डिप्रेस हो, तो हम उनको मेडिकेशन दें। और 3 से 6 महीने अगर हम उनका मूड नॉर्मल बंदे जितना रख लें, तो लाइफ टाइम के लिए वो बंदा मैनेजेबल है, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, अगर हम 3 से 6 महीने उनको नॉर्मल पेज पर रख लें। दूसरा ये है कि उसको फार्माकोलॉजिकली तो हम उन्हें मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मौके बताए, गमी खुशी का मौका, मौसम बदलते हुए और मौसम शदीद होता है, तो इसमें घर वालों ने उन्हें मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। साइकोलॉजिकली है वो, फार्माकोलॉजिकली आई एम सॉरी। और साइकोलॉजिकली क्या है, हमने उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जब इस तरह का मौके आते हैं तो ऐसे कौन सा काम है जिसे करके वो बेहतर महसूस करते हैं, उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनकी, तो हमने वो घर वालों को उनकी ढूंढ के बतानी है, ताकि वो इन मौक़ों पे उनको वो करवाएं, वो काम करवाएं, ताकि उनका ध्यान इन चीज़ों की तरफ आए। और सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, घर वालों को साइक एजुकेट करना, उनको बताना कि उन्होंने कैसे करना है और वो कैसी बीमारी है, ये क्या डिसऑर्डर है जिससे वो डील कर रहे हैं। घर वालों को सारी इलामात पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं तो हम लोगों ने उन्हें बताना है कि उनके साथ जितना अग्रेसिव होंगे वो उनसे 10 गुना ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर करेंगे। हमने उनके हाँ में हाँ मिलानी है, अगर वो गुस्से में है तो उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना है, ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो सके। और उनकी फैमिली बहुत सपोर्ट सिस्टम उन्हें प्रोवाइड करती है। और लास्ट वन इज़ प्रोग्नोसिस, हमें प्रोग्नोसिस बताना है कि उनका प्रोग्नोसिस गार्डेड है या फिर उनका मैनेज करना कितने % पॉसिबल है, क्या उनकी फेवरेबल कंडीशंस है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, कितने % चांसेस है कि हमारा क्लाइंट ठीक हो सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।